प्रिय छात्रों, आज तारीख 19 अगस्त 19/8/2020 ईस्वी। संस्कृत वाङ्मय इतिहास है अनिवार्य प्रथम पत्र। कल भी हम इतिहास पढ़ाए थे। आज आगे भास महत्वपूर्ण है। भास के संबंध में कुछ कीर्तियां। महाकवि कालिदास ने अपने मालविकाग्नि मित्रम की प्रस्तावना में सूत्राधार के मुख से स्पष्ट ही प्रश्न करवाया है कि प्रख्यात कीर्ति वाले भास सौमिल कविपुत्र आदि कवियों के प्रबंधों को छोड़कर कालिदास की कृति का इतना अधिकार आदर क्यों हो रहा है? इस प्रश्न से अच्छी तरह मालूम पड़ता है कि कालिदास के समय में भास के नाटक अत्यंत लोकप्रिय थे। कालिदास के परवर्ती कवियों ने भी भास के रूपों का अतिशय आदर किया है। उन्नीस 1912 ईस्वी में महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री ने स्वप्न वासव दत्त आदि 13 नाटकों को अनंत शयन ग्रंथमाला में प्रकाशित कर उन्हें प्राचीन भास की असंदिग्ध रचनाएं माना है। किंतु संदेहवादियों का कहना है कि इस नाटक चक्र का केवल स्वप्न वासव दत्त भासकृत हो सकता है, क्योंकि राजशेखर ने पूर्वोक्त निर्देश के अतिरिक्त आचार्य अभिनव गुप्त ने अपनी अभिनव भारती में इस रूपक का उल्लेख किया है, परंतु अन्य रूपकों का भासकृत मानने में कोई भी प्रबल प्रमाण नहीं है। स्वर्गीय पंडित रामावतार शर्मा की सम्मति में कुछ नाटकों के कतिपय अंश भास रचित अवश्य है, किंतु समग्र नाटकों की रचना भास ने नहीं की। अतएव नाटकों को भासकृत मानना समुचित नहीं है। डॉक्टर वार्नेट भी इन नाटकों के रचयिता को प्रसिद्ध भास मानने को उद्यत नहीं है, लेकिन कतिपय भारतीय विद्वान केरल देश में ही इनकी उपलब्धि होने से कुछ संदेह कर रहे हैं। लेकिन यह बात गलत है। वे इसे भास का न मानकर किसी केरली नाटक का रचना समझ रहे हैं। यद्यपि स्वप्न वासव दत्त नाटक ही भास की एकमात्र रचना साधारण रीत से जान पड़ता है, तथापि प्राचीन काल में भास के एक रूप से अधिक रूपकों के होने का यथेष्ट प्रमाण मिलता है। बाणभट्ट के पूर्वोक्त सूत्राधार पितारंभ वैर नाटकई पद में प्रयुक्त बहुवंचनांत नाटकई पद से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 7वीं सदी में भास के नाम से अनेक नाटक प्रचलित थे। अग्निगुप्त ने स्वप्न नाटक का दरिद्र चारुदत्त का उल्लेख किया है। बामन ने प्रतिज्ञा
नाटिका चारुदत्त तथा स्वप्न वासव दत्त से कतिपय पद्यों को काव्यालंकार शुद्ध वृत्त में उद्धृत किया है। भामह ने भी प्रतिज्ञा नाटक की वस्तु कृत्रिम हस्ती के द्वारा वर्षराज की छलना की आलोचना भामहालंकार में की है। इन सब प्रमाणों पर दृष्टि रखते हुए कहना पड़ता है कि प्राचीन काल में भास की खूब प्रसिद्ध थी तथा उनके अनेक नाटकों का प्रचार सर्वत्र था। यदि इस नाटक चक्र की भाषा संस्कृत तथा प्राकृतिक भाषा पर उचित ध्यान दिया जाए तो इसकी प्राचीनता स्वयं सिद्ध होगी। विद्वानों का कहना है कि इसके प्राकृत कालिदासीय प्राकृत से भी प्राचीन हैं। कुछ ऐसे प्राकृत रूप मिले हैं जो अश्वघोष के नाटक तथा अशोक के शिलालेखों को छोड़कर अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होते। तो भास का प्राचीन उल्लेख संस्कृत साहित्य में कतिपय विशेष भास के लिए प्राचीन कवियों ने व्यवहित किए हैं। यदि इन विशेखरों के अनंत शयन में प्रकाशित ग्रंथावली के कर्ता के विषय में भी व्यवहित होने का कारण मालूम होता तो उन्हें भास्कृत मानने में अधिक संशय न होगा। कुछ अंतरंग परीक्षण। नाटकों का आधार रामायण महाभारत तथा लोक भाषा में उड्डयन संबद्ध नाटक ऐतिहासिक घटनाओं के ऊपर आश्रित है। उड्डयन तथा दर्शक छठी सदी विक्रम पूर्व से संबद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति। रामायण तथा महाभारत का समय भी 6वीं सदी के आसपास है। फलतः इन नाटकों के रचना काल के लिए 6वीं सदी विक्रम पूर्व मानना उचित है। प्रतिमा नाटक में उल्लिखित विद्याओं का काल खस्त शतक विक्रम पूर्व के प्राचीनतर है। मानवीय धर्मशास्त्र वर्तमान मनुस्मृति का मूल रूप धर्मसूत्रकार गौतम के द्वारा निर्दिष्ट होने से 6 सदी विक्रम पूर्व से प्राचीनतर है। प्रतिमा अभिमारक तथा स्वप्न में निर्दिष्ट राजवंश प्राचीन है जो नंद तथा मौर्य वंश के समकालीन प्रतीत होते हैं। राजगृह का राजधानी रूप में और पाटलिपुत्र का एकमात्र सामान्य नगर के रूप में उल्लेख स्पष्ट सूचित करते हैं कि नाटककार 5 सदी विक्रम पूर्व से बहुत पीछे नहीं है।
कुछ सामाजिक दशाएं जो इन नाटकों में निर्दिष्ट हैं, अर्थशास्त्र तथा जातकों के साथ अपना संबंध दिखलाती है। जैसे प्रतिमा में उल्लिखित मंदिरों के घेरे में बालू डालने की प्रथा अपस्तंभ लगभग 5 शतक विक्रम पूर्व के ही ग्रंथ में मिलती है। भरत वाक्य में उल्लिखित राजसिंह व्यक्तिवाचक नाम नहीं है। हिमालय से लेकर विंध्याचल तथा समुद्र पर राज्य करने वाले राजा का उल्लेख संभवतः जनवंशीय नरेश की स्मृति में है। इन बातों पर ध्यान देने से भास का समय चतुर्थ शतक पंचम शतक विक्रम पूर्व के बीच में मानना उचित प्रतीत होता है। प्रकट करता है कि उनके समय में भास एक नितांत लब्ध प्रतिष्ठित नाटककार थे और इसी से दोनों के नाटकों में अनेक बातों पर समानता मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो श्लोक उद्धृत हैं, तभी श्लोकों भवतः कहकर इनमें से दूसरा श्लोक प्रतिज्ञा में भी उपलब्ध है, जिसमें सूरों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने का प्रसंग है। वह पद्य नीचे कुछ उद्धृत है। नवम शराबम सलिलै सुपूर्णै सुसंस्कृतम दर्भकृतोत्तरीयम तत् तत् मां भुन्नरकं च गच्छेद यो प्रीत्य पिंडस्य कुतेन युध्येत। कौटिल्य ने इस पद को अपने प्रसंग के लिए बहुत ही उपयुक्त पाया और इसीलिए संभवतः भास से ही उद्धृत किया। यदि वह पद्य किसी स्मृत ग्रंथ का होता तो वो अवश्य ही इनके पूर्व लिखते। इति स्मृतो। इस प्रकार बहिरंग अंतरंग परीक्षण के आधार पर भास को कौटिल्य चतुर्थ शती विक्रम पूर्व से प्राचीनतर होना चाहिए। दोनों प्रमाणों के बल पर हम निसंदेह कह सकते हैं कि भास का समय पंचम शती का चतुर्थ शती विक्रम पूर्व मानना सर्वथा न्याय तथा उचित है। अब भास के ग्रंथ कुछ कृतियां। भास के नाटक विषयानुसार 5 श्रेणी में आती है। क में राम कथाश्रित, ख में महाभारताश्रित, ग में भागवताश्रित, घ में लोक कथात्मक, म में उदयन कथाश्रित। इस प्रकार श्रेणियां भास के संबंध में दी गई है। प्रथम ग्रंथ
प्रतिमा तथा 2 में अभिषेक, 3 में पंचरात, 4 में मध्यम व्यायोग, 5 में दूत घटोत्कच, 6 में कर्णभार, 7 में दूत वाक्य, 8 में उरुभंग, 9 में बालचरित, 10 में दरिद्र चारुदत्त और 11 अभिमारक, 12 प्रतिज्ञा जोगेंद्र नारायण, 13 में स्वप्न बासव दत्त। इस तरह से भास के 13 कृतियां हैं, मतलब 13 नाटक, और ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से कतिपय नाटक महाभारताश्रित रूपक एक ही अंत में समाप्त है, अतः इनमें एकांकी रूपक कहा जा सकता है। इन रूपकों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है। कुछ प्रतिमा नाटक की राम का वनवास, सीताहरण आदि अयोध्या कांड से लेकर रावण वध तक की घटनाओं का वर्णन इस नाटक में किया गया है। अभिषेक नाटक, इसमें राम की राज्याभिषेक का तथा किष्किंधा, सुंदर और लंका कांड की कथानक का वर्णन किया गया है। पंचरात, महाभारत की एक ही घटना को लेकर यह नाटक रचित है। तो प्रिय छात्रों, भास के संबंध में इस तरह से 13 नाटक उपलब्ध है। आज की भाषा में एक विचित्र अनूठापन है। वाक्य हैं तो बड़े बड़े छोटे, परंतु उनमें विचित्र भाव भरा हुआ है। भास की कविता कामनी अपने स्वाभाविक पद विन्यास के लिए जितनी प्रसिद्ध है, उतने ही अपने भावों के लिए कृत्रिम तथा तो कहीं देखने के लिए भी नहीं मिलेगी। इनकी कविता प्रसंगिनी, सरलता तथा आदरणीय सुंदर से सर्वत्र व्याप्त है।